शुरुआत आपको करनी है। भाइयों और बहनों, बहुत लंबे समय के बाद में आज हम फिर प्रोफेसर व्यास साहब का सानिध्य ले रहे हैं, सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आप सबको विदित है कि जैसे सबको पूर्व में सूचित भी किया जा चुका है कि आज का विषय जो वार्ता का हमने चयन किया है वो है रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ की आवश्यकता क्यों। तो उसके ऊपर आज अपने विचार वार्ता के दरमियान प्रोफेसर व्यास साहब प्रस्तुत करेंगे, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। कृपया अपने को इस बीच में शांति बनाए रखनी है, किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, इस बात का हम सब ध्यान रखें मिल करके। और जिसके मन में किसी भी तरह के कोई प्रश्न या जिज्ञासा उत्पन्न हो इन बिटवीन, तो कृपया दिमाग में या कहीं पेपर के ऊपर नोट करके रखें और वार्ता समाप्त होने के पश्चात अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे तो उसका समाधान का भी प्रयास बराबर किया जाएगा। धन्यवाद। प्रोफेसर व्यास साहब। आप सब यहाँ पधारे हैं और जिस उद्देश्य से ये वार्ता रखी गई है उसको अपन प्रारंभ करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि सीधे होकर के कृपया 3 बार गहरी सांस लें और फिर छोड़ दें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ दें। साथियों, जब चर्चा हुई कि हम सब लोगों को मिलना चाहिए और किसी विषय पर बात करनी चाहिए, और जैसा कि जो आते रहे हैं उनको पता है कि विषय वो चुना जाना चाहिए जिसके बारे में थोड़े बहुत सभी लोगों की जिज्ञासा हो, सभी उसके बारे में कुछ जानना चाहते हों। और अभी तक जितने सारे शीर्षक अपने वार्ता के लिए हैं वो सब नई तरह से हैं। तो ऐसी ही चर्चा के दौरान दिलीप जी से मेरी एक चर्चा हो गई थी कि भाई ये थोड़ा सा सामाजिक वातावरण अपन जो कुछ देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द सारे तरफ का देखते हैं, तो ऐसे मुंह से निकल गया था कि ये सब तो हमारे वानप्रस्थ का जो कंसेप्ट किसी समय रहा था उसकी उपेक्षा या उसके भूल जाने की वजह से ये सब हो रहा है। तो आपने इस बात को पकड़ ली और फिर मौका आया तो उन्होंने कहा नहीं, आपने एक बार वो कहा था, हम उसी पर सुनना चाहते हैं, ये है। और फिर अभी 3-4 रोज पहले ही बात ये हुई कि उसको इस तरह का जोड़ा जाए जिससे कि जो भी लोग अभी के हैं या जो अपने ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए भी वो उपयोगी हो जाए। तो फिर मैंने विचार करके कहा कि आप मुझे समय दें, और फिर मैंने ये विषय चुना, रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थी बनना क्यों आवश्यक, इस पर वो किया। अब ये विषय तो मैंने दे दिया, लेकिन जैसा वर्धमान जी जानते हैं और लोग जानते हैं, सबसे बड़ा श्रोता और सवाल करता मैं खुद अपने आप से होता हूँ। और इसलिए जब मैंने ये वो तो दे दिया, लेकिन चिंता ये हुई कि मुझे बताना क्या है, आपको कहना क्या है। सिर्फ एक भाषण देने वाली बात होती तो वो तो बहुत सारे हैं, और सारी चीज़ जानने वाली बात वो तो ठीक है, कहना क्या है, क्यों कहना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए हुआ। और फिर मैंने समझने की कोशिश की ये जो वानप्रस्थ है ये कहाँ आया है, क्यों आया है, इसमें क्या वो है। और जैसे जैसे इन पिछले 2-3 दिनों में मैं गया और जो मेरे पास साहित्य उपलब्ध था उनको देखा तो नई परतें खुलती गई, और उस नई परतें फिर एक नई शोध हो गई। और उस शोध को और ज़्यादा करने के लिए आज आप आश्चर्य करेंगे 2:30 बजे तक मैं अपने इन चीज़ों को पॉइंट्स को नोट कर रहा था कि ये चीज़ भी जरूरी है, फिर छूट रही है। तो एक तरह से मैं नायक साहब का और नायक साहब के माध्यम से आप सबका आभारी हूँ कि इसी विषय की गहराई में आप गोता लगाने के लिए आप लोगों ने मेरे को अवसर दे दिया कि मुझे वो, अन्यथा ये मान लीजिए नहीं होती वार्ता, अपन नहीं आयोजन करते तो मुझे भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं इतना अंदर जाऊँ, क्योंकि मैंने शुरू से यहाँ अपने इस ग्रुप में एक ईमानदारी रखी है
कि जो भी कुछ मैं कहूँगा एक तो प्रामाणिक कहूँगा, सरल कहूँगा और जिसे मैं समझ चुका हूँगा उसे ही कहूँगा, उसके अलावा मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाहर कहीं आपको कुछ और कहना हो एक अलग बात है, चार जगह से झाड़ू लगा के मैटर इकट्ठा कर लिया और फिर कह दिया, तो वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया है। जैसा कि सुदामा के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि सुदामा के बारे में भी मैंने बहुत कुछ रिसर्च की और तब जाकर के कोई बात कह पाया। ठीक इसी तरह आज की ये बात है, और इस बात पर जब मैं विचार कर रहा था कि क्या करना है, तो मुझे अपना समय आया। तो ये अपना समय याद आया जब मैं HRD मिनिस्ट्री में मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा था। एक बार मैं बैठा था कि शाम को 4 बजे मेरे सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि कल साहब वो अपने स्टाफ के बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, मिनिस्ट्री में तो इतना सारा सब कुछ भेजना है, सारा अकाउंट भी था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्कुलर्स आते हैं उनके जवाब भेजने, फाइलें भेजनी वगैरह वगैरह। छुट्टी तो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो उनका नहीं सर कल तो वो रहेंगे तो यहीं, लेकिन वो एक लेक्चर अटेंड करने जाएंगे। तो मैंने पूछा कौन सा लेक्चर, तो बताया वहाँ पे मुझे HRD मिनिस्ट्री में शास्त्री भवन में हर साल एक लेक्चर होता है और उस लेक्चर का नाम है लेक्चर 859। लेक्चर 859। तो मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो सर यहाँ की एक परंपरा बनी हुई है कि इस HRD मिनिस्ट्री में जो भी लोग 59 क्रॉस कर चुके होते हैं और 60 तक पहुँच रहे होते हैं, उनके लिए 3 लेक्चर्स अटेंड, मतलब हर 3 दिन तक के लिए होते हैं। वो 4:30 बजे से शुरू होते हैं और 6 बजे तक उनको वो होता है। तो ऐसे लोग जो 59 क्रॉस कर चुके हैं इस पूरी मिनिस्ट्री में, वो सब उसको अटेंड करते हैं। तो मैंने कहा इसमें होता क्या है, रिटायर्ड तो होते ही हैं लोग, उसमें क्या बड़ी बात है? तो उनका नहीं सर ये बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया जाता है और उनको एक रिटायरमेंट का क्या स्थिति बन रही है किसी के जीवन में, उसके बारे में बताया जाता है। एक फाइनेंस वाला आएगा, एक साइकोलॉजिस्ट आएगा, एक व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन वाली दृष्टि से आएगा। इस तरह से अलग अलग वो अपने हिसाब से करते हैं और उसको नाम ही उन्होंने ये दिया है लेक्चर 859। तो मैंने कहा तो ठीक ही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है उनको देते हैं। तो मैंने जिज्ञासा भी भाई उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, वो करते थे। तो मैंने उनको कहा कि ये तो बहुत, हालांकि उस समय 52 का ही था। तो मैंने कहा मैं अगर इसको अटेंड करूं तो क्या कोई वो बाधा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि वही आए? कि नहीं मोस्ट वेलकम, आप अगर इच्छा है और आपका इंटरेस्ट है। बाकी तो लोग जाने में लगे रहते हैं, यहाँ पे वही लोग रुकते हैं जो 59 क्रॉस कर चुके हैं। आप पहले आदमी जो ये कह रहे हैं कि मैं 52 का और फिर भी मैं चलना। तो मैं वहाँ गया और जब मैंने लेक्चर अटेंड किया और उन लोगों को सुना तो वाकई में ये बहुत आवश्यक हो गया। मैंने तो यहाँ के अपने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब को भी कहा था कि हमको भी ऐसे ही अपने यूनिवर्सिटी में जो 59 तक पहुँच रहे हैं उन लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर अटेंड करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बात भी हुई, उन्होंने माना भी सही, पर आप सब जानते हैं कि सब जगह प्रशासनिक समस्याएं, कोई क्या है, तो वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ वो बहुत अच्छी चल रही थी और उस साल मैंने वो तीनों तरह के अलग अलग सेक्शन से आए हुए एक्सपर्ट्स लोगों के लेक्चर सुने और तब समझ में आया कि रिटायरमेंट होना केवल एक कागजी कार्रवाई नहीं होती है, ये बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से अगर हम किसी आदमी को वाकिफ भी कराते हैं तो वो जो नई सिचुएशन में जाता है उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता है। तो ये एक वहाँ की मिनिस्ट्री का एक अप्रोच था और इसको वहाँ पे किसी ने शुरू किया होगा जो भी समझदार रहा होगा, पर ये फिर फॉलो होती रही और उसको मुझे भी बहुत आनंद आया। हालांकि मैं उस समय उसको इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करेगा, अभी तो बहुत काम करने, कल का ये करना, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। लेकिन वाकई में जो उस साइकोलॉजी में चला जाता है कि मुझे वो करना है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और उसी से ये फिर मुझे लगा कि वो तो एक व्यावहारिक बातें बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, तो द फंड विच वी विल रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट उसको आपको कैसा करें, फाइनेंशियल व्यवस्था के लिए वो बुलाते थे किसी एक को, भाई कहाँ लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह का एजुकेट करते थे, ओरिएंट करते थे। दूसरे लोग आ जाता है कि सबसे ज़्यादा अनवांटेड पर्सन, देखिए कितनी अच्छी बात थी उस लेक्चर की, सबसे ज़्यादा अनवांटेड पर्सन अगर फैमिली में कोई होगा तो रिटायर्ड आदमी होगा। कोई पसंद नहीं करता क्योंकि घर के जितने भी लोग हैं वो सब तो जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, केवल एक वही ऐसा है जो आधा था। और अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर रिटायर्ड आदमी जब वो जाता है तो घर में एक अनवांटेड ही होता है, यहाँ क्यों गए, अपना काम करो ना, हमारे बीच में कहाँ गए।
कोई बीच में कुछ कह देता है, कोई घर का कुछ काम चल रहा है, गतिविधि चल रही है, उसमें आके करे आप रिटायर हो गए तो यही है, 24 घंटा नहीं रहते, नाना दोनों कर लेते, जाते ही नहीं हो गए। और यही एक कारण है कि लोग पूछते हैं कि अरे रिटायरमेंट बाद आप कहाँ लगे, क्या हुआ। मेरे से भी ये सवाल पूछा जब अभी मैं रिटायर हुआ था 2010 में, तो लोगों ने पूछा कि आप रिटायरमेंट बाद कहाँ पे लगे। और मैं तो दूसरी तरह का आदमी था, मैंने उसको कह दिया भाई मैं रिटायर हुआ हूँ, कोई बेरोजगार थोड़ी हुआ, मैं रिटायर हुआ हूँ, कोई बेरोजगार थोड़ी हुआ। लेकिन एक जनरल साइकोलॉजी समाज में जिस तरह से चलती है कि भाई वो आदमी अब मतलब कोई काम करनी, ना ऑफिस जाना है, ना कोई काम करना है, न इनके हाथ में कुछ पावर है, ये एक इस तरह की बात हो गई। तो ये जो स्थिति सभी के जीवन में आती है, रिटायरमेंट की स्थिति सभी के जीवन में आती है, और चूंकि जीवन में आती है इसलिए हम क्या बंदोबस्त कर रहे हैं या हम क्या समझ रहे हैं उसको, तो ये बहुत समय से विचार चला था। तो मेरे मन में अचानक लगा, और फिर इस आइडिया से मैंने समाज और समाज में होने वाली घटनाओं को देखा, तो पता लगा वाकई में बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि आप पता नहीं क्या छिना है आपसे, क्या हो गया है, न जाने किसकी क्या क्या मानसिकता बनी जाती है जब वो रिटायर होता है, अपने दायित्वों को लेकर के, अपने भूमिका को लेकर के, अपने गए हुए वैभव और जो ऑफिस में आपके पास जो अधिकार थे उनसे वंचित रहने का दुख वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसलिए मन में बड़ा अजीब सा खोखलापन, एक तरह की एम्प्टीनेस आ जाती है, और इसका फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है, किसी रूप में समझना जरूरी, पहले तो समझना जरूरी है, फिर उसका वो होना जरूरी है। तो ये बहुत समय से चल रहा था कि इस पे हमको विचार करना चाहिए, और जब बात हो गई दिलीप जी से तो फिर मैंने सोचा इसी पे बात करनी थी। और अब जो मैंने आगे आपसे बात की है वो इसीलिए की है कि ये शीर्षक क्यों रखा मैंने आपको, ये शीर्षक इसीलिए रखा है कि कोई रिटायरमेंट से जुड़ी है। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न कर सकते हो, घर में तो महिलाएं रिटायर होती नहीं है, मान लो हाउस वाइफ्स हैं, शुरू से घर में थी और घर में ही रह रही है, वो तो कभी रिटायर होती नहीं है, तो उनके लिए इसका क्या हुआ होगा। लेकिन नहीं, और इसी का जवाब वानप्रस्थ में छुपा हुआ है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, काम करने वाला हो या ना काम करने वाला हो, कोई भी हो, उन सब के लिए आवश्यक है। इसलिए वानप्रस्थ हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और क्यों है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए आपके शीर्षक का क्या जस्टिफिकेशन ये है कि वानप्रस्थ केवल जॉब से छूटने वाली स्थिति के लिए नहीं है, बल्कि ये एक उम्र का पड़ाव है, और उस उम्र के पड़ाव पे आपको ये सब चीज़ें समझनी है। और अगर न भी हो तो भी ये आगे के लिए बहुत अच्छा एक कहना चाहिए मार्गदर्शक बिंदु हो जाएगा, जो हमारे लिए काम का होगा है। अब आइए कि जिसे हम वानप्रस्थ कह रहे हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैंने इसको आपके लिए 3 भागों में बांट दिया मेरे लेक्चर को, वार्ता को। एक में पुराने जो आपके वानप्रस्थ का है उसके बारे में बताऊंगा, वहाँ क्या स्वरूप है और क्यों है। एक तो ये बात करेंगे, दूसरा हम करेंगे कि आधुनिक स्वरूप क्या हो सकता है, 2। तीसरी बात, अगर हम वानप्रस्थ न माने, हटाओ इस चीज़ को, क्या है बेकार की उपदेश है, हटा दो इसको, नहीं मानते हैं तो क्या होगा, व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो ये 3 भागों में मैंने आपके लिए इस चीज़ को तैयार किया है। तो हम पहली चीज़ से चलते हैं कि वानप्रस्थ आया कहाँ से, क्यों है, कैसा है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि भारतीय मनीषी, ये मेरा अभी का लिखा हुआ ही है, भारतीय मनीषी न केवल जीव वैज्ञानिक थे बल्कि वे जीवन वैज्ञानिक भी थे। क्या मतलब वो कि उन्होंने केवल विज्ञान की जीव वैज्ञानिक का होता कि जीव के बारे में बात नहीं, बल्कि जीवन के बारे में भी बात की है। लाइफ इन टोटलिटी क्या होती है, क्या उसके उतार चढ़ाव होते हैं, क्या उसके हायरार्की होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। ये भारतीय चिंतन हमारे यहाँ किया गया है, और चूंकि किया गया है उसी के आधार पर आश्रमों की व्यवस्था की गई है। मतलब ये आप देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो ये लगा कि उस समय का आदमी, चाहे हम उनको बहुत पुराणपंथी और ऐसा भी मान लें, लेकिन जो विचार है, जो चिंतन है, उसको देख के लगता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल थे, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड उनका ऑब्जर्वेशन था। और जो कुछ उन्होंने फ्रेम किया है, जो कुछ स्टेप्स दी है, वो कोई भी पूरी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उनका सबका एक बहुत बड़ा आधार है। तो ये जब पता चलता है तो हमको लगता है कि हमारे पूर्वज वाकई में बहुत चिंतनशील रहे हैं, और उनका जो
सोच है वो आज भी उतना ही उपयोगी होगा। ये मान करके जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये आया कहाँ से, क्यों आया। तो एक बात थोड़ा सब लोग जानते हैं, और कभी अपन पिछली चर्चा में इसका उल्लेख भी कर चुके हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यहीं के थे, ये अभी भी विवाद है। विद्वानों में, इतिहासकारों में, पुरातत्व वैज्ञानिकों में, सब में विवाद है कि आर्यंस यहाँ मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आए थे, या यहीं के उपज थे। लेकिन कुल मिला के ये है कि हाँ, वो कहीं से तो आए, चाहे मध्य एशिया से हो या यहाँ सेटल हुए। तो जब वो यहाँ हुए तो उनका सामना जो पहले यहाँ रह रहे थे उनसे हुआ, जिनको हम मूलतः द्रविड़ मानते हैं। और उस संघर्ष के बाद में वो हुआ कि वो विजेता बने और वहाँ सेटल हुए। अब आर्यों की जो कुछ भी मान्यताएं थीं उस समय की, आज से 5000, 8000 साल, 10,000 साल पहले की जो कुछ मान्यता थी, उनके हिसाब से उन्होंने समाज को व्यवस्थित किया। और इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था की गई वो इसी आधार पे हुई, जिसको आप वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब शूद्र पे बहुत सारा विवाद चल रहा है, लेकिन उन्होंने शूद्र सेवा वृत्ति वर्ग को कहा, क्योंकि समाज में बिना सेवक के कोई कार्य नहीं होता है। कहीं न कहीं उसकी आवश्यकता है, उसकी भूमिका है और सार्थक भूमिका है। उससे भेद करो, उसको निम्न मानो, ये तो कहीं नहीं कहा गया है। एक रोल है, एक भूमिका है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको कोई निभाएगा, जो निभाएगा उसको शूद्र कहा जाएगा। तो ये एक स्थिति थी। तो उस वेदकालीन जो हमारी स्थिति रही उसमें क्या, और अब तो सोशियोलॉजिकल बहुत सारे वर्क हो गए, उस पर आधार हो गए, तो उन्होंने सारे विभाजन को, क्लासिफिकेशन को ये कह दिया कि ये सब डिवीजन ऑफ लेबर था। समाज का जो क्या कहते हैं, श्रम विभाजन का सिद्धांत था कि साहब उन्होंने कह दिया एक काम है, कौन करेगा, तो एक वर्ग को तैयार किया जिसमें वो क्वालिटीज थी, वो गुण थे कि वो कर सकते हैं। खेती करने वालों को खेती का कह दिया गया, व्यापार वाले को व्यापार के लिए दे दिया गया। और चूंकि आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि उनका हमारे जीवन पर असर पड़ता है, तो उनको अनुकूल बनाए रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए वो जो कुछ उनके पास मंत्र थे, उनकी विधि विधान को करने के लिए पूरा वर्ग, जिसे ब्राह्मण वर्ग या पुरोहित वर्ग किया गया, वो निर्धारित कर दिया गया, आपका काम है, आप सब लोगों की तरफ से एक आदमी को निर्धारित करेगा, वो भाई सबकी तरफ से क्या करेगा, देवताओं को प्रसन्न करेगा। और देवताओं को प्रसन्न करने का उस समय एकमात्र कृषि था और युद्ध, दो कारण थे। कृषि से ही सारा सब कुछ होता था, तो कृषि के अनुकूल क्या होगा, सूर्य होगा, वर्षा होगी, पानी होगा, फसलें होगी, मवेशी होंगे। तो इसके लिए सारी ऋग्वेद में प्रार्थना है। अब उनके जो विधि विधान है, अगर वो खेती करने जाएगा तो अपनी तरफ से वो विधि विधान कब करेगा, मंत्रों को कब बोलेगा, आहुतियाँ कब देगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं उसको, डिवीजन ऑफ लेबर की व्यवस्था कर दी और ऐसे चारों लोगों को बना दिया गया। अब ये जो चार वर्णों को हो गया, तो ये अपनी तरह से बहुत अच्छे काम कर रहे थे, सारा सब कुछ हो रहा था। इसीलिए मैंने एक बार आपको शब्द भी बताया था कि पुरोहित का मतलब है जो पुर का हित सोचे, पुर के हित करने वाला को पुरोहित कहा गया। अर्थात वो हम सब की तरफ से देवताओं को प्रसन्न करेगा, और अगर देवता प्रसन्न है तो हमारे जीवन अनुकूल चलेगा, चाहे बीमारी हो। और दूसरा एक काम था युद्ध, क्योंकि उस समय युद्ध होते रहते थे, सीमा पर युद्ध होते थे, तो उनके लिए क्षत्रिय लोगों का काम था कि वही कुशल बने रहे युद्ध में। तो उस कुशलता के लिए उनकी तरफ से भी देवताओं को प्रसन्न रखने का काम भी उनके लिए किया गया, तो क्षत्रियों की तरफ से भी हो गया। और इन सबको कोऑर्डिनेट करने वाला एक सेवक वर्ग की जरूरत थी, उनको रखा गया। तो ये जब चलता गया तो ऐसा हुआ, जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी लिखा है कि जब ये सारी चीज़ सेटल्ड हो गई, लेबर डिवीजन का भी हो गया, व्यवस्था वगैरह सारा व्यवस्थित चलने लगा, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चिंतन आगे बढ़ा और उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया कि ये जीवन है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। क्योंकि मनुष्यों का तो काम यही था कि जीवन के बारे में विचार करना, उसके अनुरूप सारे आपके समाज में चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, उनके क्या कहते हैं सिद्धांतों को देना, क्योंकि आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते, सोचता तो कोई और ही है। तो इसलिए इस चिंतन के कारण क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि भाई जीवन का क्या रूप है, और जब जीवन का जो रूप समझा गया तो इसमें उन्होंने देखा कि परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे आप कैसे भी हों, कुछ भी हों, लेकिन फिर क्या है, परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है।
जो आप में बदलाव लाएगी। आप कितना चाहें कि मैं ऐसा ही रहूं, आप कितना ही चाहें कि मैं जवान रहूं, आप कितना ही चाहें कि मैं स्वस्थ रहूं, ये नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो हम उसको क्यों ना एक प्लानिंग वे में करें, और उस प्लानिंग की वजह से, उस बुद्धि की वजह से उन्होंने जीवन के सोपान माने, और इसलिए उन्होंने ये 4 आश्रम बनाए। अब एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आश्रम का मतलब कोई कुटिया या झोपड़ी नहीं है। आश्रम का जो सही व्याख्या की गई है, जीवन का एक सोपान, जीवन की एक स्टेज, एक फेज, जो फेज है वो उसको आश्रम कहा गया है। और इस आश्रम का ही मतलब आपको समझना है। तो ये जो आश्रम बनाए गए हैं ये जीवन के फेज के अनुसार है। जैसे जैसे जीवन डेवलप होता है या होना चाहिए और समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, उस हिसाब से इन आश्रमों के क्रम को निर्धारित किया गया है। और ये है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, जिसको आप सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य का सिर्फ आप आधार अगर ये समझ रहे तो हम बहुत अभी लो लेवल पे हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि विवाह वगैरह न होना, नहीं है। इट इज़ ए प्रिपरेटरी स्टेज फॉर लाइफ। एक जीवन को तैयार करने की शिक्षा का एक बिल्कुल पद्धति है वो, और जिसको उन्होंने 25 साल तक के लिए मान लिया। 25 साल तक उसको सभी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, शस्त्र की भी, शास्त्र की भी, कलाओं की भी, संगीत की, सभी प्रकार की शिक्षाएं जो जीवन के लिए आवश्यक कलाएं हैं, हुनर हैं, जो आपकी ज्ञान है, उन सब का, चाहे कृषि का हो चाहे कुछ भी हो, वो सब उसको 25 साल तक दिया जाना है। और 25 साल के बाद ही उसकी विवाह की बात की ना, जिसको उन्होंने नाम दे दिया गृहस्थाश्रम। अब गृहस्थाश्रम में मतलब है ना, ग्रह जहाँ स्थित हो, ग्रह का मतलब है ग्रह जहाँ पर स्थित हो, अर्थात जहाँ पर संबंध, ग्रह में संबंध होते हैं, ये पत्थर और भाटे और ये नहीं है। ग्रह का मतलब जहाँ संबंध स्थिर होते हो उसको गृहस्थ कहा गया है। अब जो ये गृहस्थ है, अर्थात यहाँ संबंधों के जाल है, जो समाज है या परिवार है, तो यहाँ होगा तो वो बिना विवाह के नहीं हो सकता। एक तरफ उसकी शारीरिक आवश्यकता है और दूसरी तरफ उसके सामने परिवार और समाज है, तो इसलिए गृहस्थाश्रम के लिए कहा गया। और उसी के लिए वो तैयारी करके आया 25 साल तक, चाहे वो इंजीनियर बन के आया हो, चाहे कुछ और बन के आया हो, चाहे जो भी कुछ कह के, तो उसी की तैयारी लेके आया। तो इसके लिए इस गृहस्थाश्रम के लिए पूरा कहा गया कि इसमें वो अपने लिए सब कुछ करे, और ये माना गया कि जो बहुत अधिक अच्छा अपना कमाए, परिवार बढ़ाए और उसको करे और उन्नति करे। लेकिन फिर चिंतन यही रुक जाता तो बात खत्म होती। जैसे वेस्ट में तो कभी सोचा ही नहीं गया है, वेस्टर्न फिलोसफी में तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं गया कि आदमी कभी उससे विलग भी हो, अलग भी ले, ये तो कभी थॉट ही नहीं होता। यू डू टिल यू आर ब्रीथिंग। तो ये जो स्थिति है वो तो प्रकृति आपको कर देती है, वो अलग बात है, लेकिन थॉट के लेवल पे तो नहीं है। तो इस थॉट के लेवल पर इंडियन थिंकर्स ने उस समय पहले ये सोच लिया था कि ये नहीं हुआ भाई, मैं आपको गृहस्थी में, गृहस्थी के सुख में, सुविधाओं में कब तक चिपकाए रखूं। दैट वाज द क्वेश्चन मतलब बिफोर देन, कब तक हम अपने उन चीजों में उलझे रहे, क्या यही करते रहेंगे, वही कमाना, वही करना, वैसे ही करना, वैसे ही करना, जो आपने 26 साल से शुरू किया था, तो आप कब तक करते रहे। और जीवन के स्वरूप को देख के उन लोगों ने निर्धारित कर दिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उस समय की स्थितियों के अनुकूल, उन्होंने कहा ये 50 वर्ष तक होना चाहिए। 50 साल तक आप ये सब कीजिए, कमाइए, करिए, बच्चे बढ़ाए। और चूंकि विवाह समय पर होता था, संतान हो जाती और वो खुद अपनी हो जाती थी। अब उस संतान हो जाने, गृहस्थ हो जाए तो वो करिए, फिर क्या होगा। हमारे 50 साल हो गए, फिर क्या करें, जीवन का क्या करें। अगर वो नहीं होता, कहता है ना एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप वाली बात है, अगर हम उसके लिए कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट नहीं जारी करते हैं, सामाजिक स्वीकृति के साथ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो इधर उधर ही सब कुछ उटपटांग काम करेगा। तो वे उन लोगों के, महर्षियों की चिंतन ये था कि 25 से लेकर 50 तक वो क्या, मतलब 75 तक, 75 तक का क्या करेगा। और पुराना रूप समझा रहा हूँ आपको अभी, केवल ये था कि 75 वर्ष तक उसको वानप्रस्थ रहना है। अभी जो वानप्रस्थ शब्द आया है उसका मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ अगर आप इसका समझेंगे सुरेश जी, तो वन में प्रस्थान करना ये माना गया है, लेकिन वास्तविक में ये अर्थ नहीं है। ठीक है ना, जब हम उसका विश्लेषण पढ़ते हैं शाब्दिक दृष्टि से कि वन में जाना। अब वन में जाने का क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं कि जंगल में ही जाए आप और इसी का गलत अर्थ लेकर के आधुनिक जो समाज है वो तो ये कहता है कि साहब हम जंगल में तो जा ही नहीं सकते, तो ये वानप्रस्थ हमारे काम का ही नहीं, बेकार है। तो
तो ये जो एक ओपिनियन बन गई है सिर्फ इस शब्दार्थ की वजह से कि वो होती है, जबकि डिटेल में पढ़ा जाए, उनके सारे भाष्यों को पढ़ा जाए तो लगता है कि उसमें ये नहीं कहा गया कि आपको जाना है। जो वन है ना, इसलिए इसमें वन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शब्द का मतलब है तक क्या देखते हैं आप, वन किसको कहते हैं बताइए आप। वन शब्द का अर्थ है जहां सब कुछ प्राकृतिक में, ग्रोथ जो है वो नेचुरल वे में हो रही है, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जंगल का मतलब क्या होता है, एक पेड़ ऐसा बढ़ गया, एक छोटा रह गया, एक बड़ा रह गया, एक विविधताओं से भरा हुआ है और उसमें कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि ये इतना इंच का होगा, वो उतने फीट का होगा, ये उतना होगा, कुछ भी नहीं है। ऊबड़ खाबड़ जमीन भी है, समतल जमीन भी है, ये भी है, वो भी, एक अजीब सी बिना नियमों के, बिना बंधनों के, ये शब्द पकड़िए आप, बिना बंधनों के। तो वन का मतलब है बिना बंधनों के। तो अभी तक जो कुछ आपने ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम में जो कुछ बंधनों को ओढ़ा, बांधा, अपने आप को, रोज सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहाँ कमाने जाऊंगा, दुकान पे बैठूंगा, बैंक पे जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इन सब बंधनों में आपका जीवन जकड़ा हुआ था। और वो जो जकड़ा हुआ जीवन है उससे वन में जाना, उनसे वन में जाना, संबंधों का, रिश्तेदारों का, मिलने जुलने वालों का, सबका आप पे एक जाल सा डला हुआ था, संतानों का भी। तो ये सब दायित्वों का जो जाल ताल था, उन दायित्वों से वन की तरफ जाना। अब वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वन में जाना नहीं है, वन जैसा होना, वन में जाना नहीं है, वन जैसा होना। अर्थात तब अब आपको इस तरह से होना चाहिए कि आप वो कर लें। कभी आपने विचार नहीं किया हुआ, मैं ये कल सुबह जब इसके कुछ पॉइंट्स लिख रहा था तो मेरे मन में यही विचार आया, आपको मालूम है, सब लोग अपन जानते हैं हिस्ट्री में, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया और सब लोग उनको आलोचना ही करते हैं औरंगजेब की कि उसने शाहजहां को, अच्छा खासा था, उसको जेल में डाल दिया। और जब शाहजहां को कैद कर लिया गया तो उसने, शाहजहां ने पूछा, कैद में जाने के बाद में पूछा कि औरंगजेब बरखुरदार, तुमने हमको क्यों कैद कर दिया, और तुम्हारे लिए कौन से, तुमको दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा, सारी चीज तुम्हारे पास, हक हकूक तुमको दिए गए हैं, फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उसने कहा, हुजूर आपको मालूम होना चाहिए कि शाहजहां की उस समय उम्र 92 ईयर्स हो गई थी और बादशाह जिए चले जा रहे थे। तो औरंगजेब का जो जवाब था, औरंगजेब का जो जवाब था उसमें उसने कहा कि अब्बा हुजूर हम हुकूमत कब करेंगे, और 52 का हो गया था औरंगजेब। तो वो तो बहुत ज्यादा हुआ था। तो अर्थ क्या हुआ कि ये जो इच्छा होती है, तो इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे व्यापार हो, घर हो या कोई और हो, किसी भी चीज में आप हमेशा के लिए उसी पद पर उस व्यक्ति को रखेंगे तो अराजकता आना, उसके प्रति क्या कहना, उल्लंघन होना, लापरवाही होना, अवमानना होना, ये सब हो जाएगा। आप है विद्रोह बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी, वो तभी तक है जब तक आप लीडरशिप का है, और आपका भी लीडरशिप का पीरियड है। सास भी कभी बहू थी तो वो बहू भी तो कभी सास बनेगी। तो ये जो सामान्य जीवन का प्रक्रिया है, जो प्रवाह है, उसको हमारे महर्षियों ने समझा और उसको आगे बढ़ाया, और इसलिए उन्होंने वानप्रस्थ को किया। और इसलिए वानप्रस्थ की मैं